वो दुआ करते हैं कि हमें ये समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं ये हजरत। हम पहले वही जो हमने कल किया था ना उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा डिस्कशन चल रहा है हम उसको आज थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। उस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी मुकम्मल होने के बाद हम अ, आगे बढ़ेंगे, उन 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो हमने कल देखा कि कैसे एक तरीके से वापस कांट पे ही आ गए, एप्रियोरी कॉन्सेप्ट्स पे वापस। वो क्या कहते हैं ना मोहम्मद रफ़ी एक गाने में कि पहले कहते थे कि ना आएंगे, मगर दिल ने इस तरह पुकारा कि तुम्हें आना ही पड़ा। वो कांट ने ऐसे बात को समझा रखा था कि वो रसूल को वापस आना ही पड़ा। रसूल की ह्यूमन नॉलेज उसके प्रेफेस में ही ऑब्जर्व्स दैट टर्म्स लाइक बिलीफ, ट्रुथ, नॉलेज एंड परसेप्शन, ये लैंग्वेज में जो हमारा इनका इस्तेमाल है, इट इज़ इम्प्रेसाइज and these things require further clarification. The concepts of them have to be analyzed as a preparation for synthesizing task of showing how the objects of belief and perception are logically constructed from experience. अगर आपको याद हो हमारे सामने मसला यही था कल, साइंस कैसे एस्टेब्लिश करें एक्सपीरियंस से। बर्टन रसल के सामने यही है ना मसला कि साइंस को हम कैसे एस्टेब्लिश करें। दिस वाज हिज मेथडोलॉजी थ्रू आउट, बट एट लास्ट जितना भी इन्होंने काम किया, बहुत मेहनत की इन्होंने अंडरलाइनिंग साइंस के रिलेटेड कि कैसे एक्सपीरियंस से साइंस हम साबित कर सकते हैं। इनकी किताबें दे आर फिल्ड विद ऑल ऑफ दिस प्रोग्रेस, आवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। 1914 की 1970 के आसपास रुखसत हुए दुनिया से, तो 1914 इज लाइक 50 ईयर रसल। एनालिसिस ऑफ माइंड 21 में, एनालिसिस ऑफ मैटर 27 में। फिर इन्होंने न्यूट्रल मॉनिज्म भी एक टाइम पे एक्सेप्ट की विलियम जेम्स की। ये क्या है न्यूट्रल मॉनिज्म के माइंड और मैटर ये फंडामेंटली सेम चीज के एक्सप्रेशन है। दे आर द एक्सप्रेशंस ऑफ मोर फंडामेंटल सिंगल स्टफ। सो ही केम टू द कंक्लूजन इन ह्यूमन नॉलेज, 1948 की बात हो रही है। क्या कंक्लूजन? वही कि दिल ने इस तरह पुकारा कि तुम्हें आना ही पड़ा, that one can only get from experience to science by the aid of certain a priori principles. क्या हुआ? निकले थे जापान, पहुंच गए चीन। बाय द वे जियान साहब ये लाइन भी गाने की ही है, निकले थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, ये भी एक गाना है। खैर ये कहते हैं अपने खुद के वर्ड्स में, आइदर वी नो समथिंग ए priori और साइंस इज मूनशाइन। तब बकवास है तब। मूनशाइन लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब मून की कोई असलियत में तो सनशाइन है, ये शाइन है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने फिर से ट्रांसेंडेंटल आर्ग्यूमेंट यूज किया, बट साइंस इज नॉट मूनशाइन। ये मैं बार बार आई वांट टू ड्राइव दिस होम, एज अ मुस्लिम यू हैव टू नो दिस आर्ग्यूमेंट। ये इसको समझिए, बहुत ज़रूरी समझना है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन की वजह से द हेल्ड बिलीफ इज क्वेश्चन। No, it has to be the other way around. The held belief is right, the explanation has to be questioned. जैसे कहने का मतलब, अगर दीन कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी और उस पे लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, जरा एक्सप्लेन करे क्या होता है ट्रेडिशन। अब आप ट्रेडिशन की कोई डेफिनेशन देंगे तो 4 गलतियां निकालेंगे उसमें, और क्यों ना निकाले, क्योंकि अल्लाह ताला ने लैंग्वेज को ऐसा मुआवजा बना के रखा है कि आप इसको जितना खोलेंगे उतना खुलता जाएगा, एंड यू वुड सी द डेविल इन द डिटेल्स एवरी टाइम यू विल सी द डेविल इन द डिटेल्स। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बोला था दीन ने, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया
क्यों? क्योंकि आप उसको फंडामेंटल लेवल्स पे जाकर जब एक्सप्लेन करोगे तो हर चीज़ में कोई मसला आ ही जाता है। तो उससे a + b = c पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, एंड दिस इज़ रॉन्ग मेथोडोलॉजी। दिस इज़ ए मेथोडोलॉजी, ये भी एक तरीका है, एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी। इट हैज़ टू बी द अदर वे अराउंड, a + b = c पे क्वेश्चन मार्क लग गया इस मेथोडोलॉजी से, द मेथोडोलॉजी इज़ रॉन्ग, जो कांट ने किया। कि अगर ह्यूम का मेथड अप्लाई करें तो बिल्कुल सही यही कंक्लूजन है, लेकिन ये कंक्लूजन गलत है, ह्यूम की मेथोडोलॉजी गलत है, कुछ मिसिंग है उसकी मेथोडोलॉजी में। इंसिडेंटली और इंटरेस्टिंगली अगर आप यही एनालिसिस से फॉर एग्जांपल किसी सेक्युलर साइंस की करें, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। ये दीन ही है जिसकी बॉडी को रखा गया है डाइसेक्ट करने के लिए टेबल पे, और किसी के साथ ही डाइसेक्शन करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन हेल विल बी क्लोज। तो इन्होंने भी यही किया कि ना, ये मैंने माना कि अगर एप्रियोरी प्रिंसिपल्स नहीं है, साइंस मूनशाइन है, लेकिन साइंस इज नॉट मूनशाइन, देयरफॉर देयर मस्ट बी एप्रियोरी कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही वर्क करना है। ये जो ह्यूमंस का कॉमन एक्सपीरियंस है, इट इज़ एनफ फॉर अस। ये अल्लाह ताला की जो ज़ाहिरी दुनिया की किताब लिखी हुई है, ये हमारे लिए एनफ है देखने के लिए कि ये कायनात है, मेरा खुद का वजूद है, मेरे अंदर है। मुझे कोई भी कितनी भी बहस करे, जैसे एक बहस आप बहुत कॉमन सुनते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, मॉरल वॉलर दीज आर रिलेटिविस्टिक, एवरी कल्चर हैज डिफरेंट मॉरल्स एंड ऑल दैट somehow does not explain your personal sense of morality. It doesn't. अल्लाह ताला ने को विटनेस बनाया है आखिरत का कि आपके अंदर जो ये सेंस है। So the question is, how do you explain cultures? The question is not how do you explain morality. The question is how to explain cultures. Similarly यहाँ पे भी इन्होंने यही किया कि साइंस तो है बिकॉज इट वर्क्स एंड इट डज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे इंडक्शन का मेथड, करे कितनी भी कोशिश साबित करने की, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। गिवन अपॉन दैट साइंस फिलोसफर्स। तो इसका मतलब क्या अब हम बात ही नहीं कर पाएंगे कि क्या रंग होता है कौवे का? कर पाएंगे, तब भी बोलेंगे काला होता है। somehow works, it just works, somehow works, कोई मसला ही नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। So we know something is a priori. These a priori principles are what he called postulates, जिसको कांट ने concepts बोला था, इन्होंने क्या बोला? postulates. And they, ये नहीं मैं कह रहा कि जो 12 कैटेगरीज कांट ने बोली वही 12 कैटेगरीज ये भी मान रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा उन्होंने जो अपने एप्रियोरी एजम्पशंस ली थी, इन्होंने भी अपने एप्रियोरी ले ली, एंड दे एम्बॉडी बिलीव्स अबाउट कॉजेलिटी। ये एक कैटेगरी थी कांट की। द रिलेटिव एंड्योरिंगनेस ऑफ फिजिकल थिंग्स, ये भी कैटेगरी थी एक कांट की, एंड द वैलिडिटी ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशंस, ये कांट की कैटेगरी नहीं थी लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट करी। ही डिस्क्राइब देम एज व्हाट? कांट ने क्या इनको एक्सप्लेन किया था? एज इनबिल्ट कैटेगरीज। इन्होंने इनको बोला ये इंस्टिंक्टिव बिलीफ्स हैं। ह्यूम ने इनको कस्टम्स बोला था। बट इन बीइंग नोन एज a priori while applying to how things actually are in the world, they are synthetic a priori in Kant's sense. तो ये फिर से वही बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं, ये सारी बात करने के बाद परहैप्स सबसे इम्पोर्टेंट फेज रसल के फलसफे का है, जब वो आकर पहुंचे लॉजिकल एटमिस्ट फेज पे। मैंने आपको बोला कि रसल में 4 चीज़ें समझनी है, मेजरली 2, बट उन्हीं 2 में और 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो 4: लॉजिकल एटमिज्म, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्स एंड थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये चारों हम पढ़ चुके हैं, मतलब चौथी आप पढ़ने वाले। लेकिन इसके बाद वंस आई फिनिश दिस रीडिंग, 5 मिनट में अगले आई विल गो बैक टू दीज 4 पॉइंट्स एंड वी विल रिपीट दीज 4 पॉइंट्स, क्योंकि इसमें वो बिखरे हुए थे, तो उससे आपका वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो जब ये लॉजिकल एटमिस्ट फेज में आए, देन यू सी रसल ब्लॉसमिंग। Him, he sometimes said logic is the essence of philosophy, to express his view that the surface forms of language are misleading
and that it is therefore necessary to analyze its underlying structure. ये हमने जब एनालिटिक फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देखा था वहाँ पे ज़ाहिर हमने कर दिया था कि कैसे सुपरफिशियली लैंग्वेज बहुत मिसलीडिंग है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाओगे चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और कायनात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझना। दिस एनालिसिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द थियरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस। Applying the same structural analysis to the world over which language ranges and showing the connections between the respective structure of world and language, रसल को अपना एडिफिस मिल गया। क्या? लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है कायनात का भी वही स्ट्रक्चर होगा। लेक्चर्स ऑन लॉजिकल एडमिज्म है इनका वर्क, जो इन्होंने 1918 में लिखा प्रिजन में जब बंद थे। इन्होंने उसमें अपना ये मसला आर्ग्यू किया। इन्होंने आर्ग्यू किया वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ ए प्लूरैलिटी ऑफ थिंग्स, ईच possessed ऑफ क्वालिटीज एंड स्टैंडिंग इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं कायनात में और ये सारी चीज़ें क्वालिटीज रखती हैं अपने अंदर, और इतना ही नहीं, दे स्टैंड इन रिलेशनशिप विद अदर थिंग्स एज वेल। सो ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड वुड रिक्वायर टू बी मोर देन जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप इस कायनात को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलना है, आपको इन ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज भी बोलनी है और उनकी रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज द वर्ल्ड हैज ऑल द थ्री थिंग्स। इट हैज ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स हैव क्वालिटीज एंड द ऑब्जेक्ट्स हैव रिलेशंस विद ईच अदर। सो एन एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ देयर क्वालिटीज एंड रिलेशन टू इज नीडेड। Things with their qualities and relations are constituents of facts, and facts are expressed by propositions. कैसे? इर्तिजा इज स्पीकिंग, एक प्रोपोजिशन है। ये प्रोपोजिशन लेकिन गलत है बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग। सुल इज स्पीकिंग, ये एक प्रोपोजिशन है, but and he is speaking, so it's a true. The fact is that he is speaking, that's why this fact has made the proposition Sul is speaking true. देखेंगे कुछ देर में इसको फिर से। Propositions which express basic facts, that is which simply assert that something has a certain quality या something stands in certain relation to something else, these are atomic proposition। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दी ये atomic proposition है, इसके बारे में भी अभी कुछ देर में बात फिर से करेंगे। फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये सबसे बेसिक एनालिसिस है लैंग्वेज का। सबसे लोवेस्ट लेवल पे जब आप लैंग्वेज को तोड़ेंगे यू वुड रीच एन एटम ऑफ लैंग्वेज। जैसे मैटर में भी जब आप उसको तोड़ते जाएंगे यू वुड रीच समवेयर, उसके आगे आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो एटम ऑफ मैटर, लैंग्वेज का एटम क्या है? दिस फाइनल स्टेटमेंट, सोकाक इज स्पीकिंग, atomic fact, atomic proposition. If he's the thing that I am actually speaking, this is a fact. Now this fact makes that statement true. फिर से देखेंगे इसको कुछ देर में। जब हम इन एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन करें एक दूसरे के साथ बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल वर्ड्स एंड, और, इफ एंड देन, तो जैसे एटम्स मिलकर मैटर में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशन मिलकर मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशंस बनाते हैं। ठीक? जियान इज यंग एंड हैंडसम, ये एंड इस्तेमाल हुआ तो दो चीज़ें हैं, तो ये एक मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन है। These are exceedingly important because the possibility of inference depends on them. और finally there are general propositions. All men are mortal. ये इनको क्यों अलग से बोलना पड़ा ये भी कुछ देर में समझेंगे। And they require acceptance of some general principles in addition to empirical evidence provided by acquaintance with the objects and properties referred to in the atomic propositions. ये जो एटम्स पे हम पहुंच गए, ये कायनात के जो लिंग्विस्टिक एटम्स है, ये हम कैसे पहुंचे यहाँ पर? बाय एनालाइजिंग लैंग्वेज, बाय एनालिसिस, अराइव्ड एट बाय एनालिसिस आर पर्टिकुलर सेंस डेटा। अब इन एटम्स पे अगर आप ध्यान देंगे ये क्या है? Every atom of language would be one particular sense data, little batch of color or sound, one momentary thing. They are like properties of whiteness, relations like after, before, next to, up, down.
And one reason for calling them atoms is that they are things which are both basic and fundamental, and they are logically independent of each other. Logically, Zian is young is independent from Zian is handsome. It can be that someone is young but not handsome. Someone is handsome but not young. So, analyzing complex symbols, propositions, symbols matlab propositions, into the simple symbols out of which they are built, किनसे बने होते हैं? Atomic propositions से. This enables us to make a direct connection between the terms in them and these atoms of experience. एक परफेक्टली लॉजिकल लैंग्वेज जो होगी, जो बर्टन रसल के हिसाब से प्रिंसिपिया मैथमेटिका को फॉलो करके आप जो भी लिखेंगे वो लॉजिकल लैंग्वेज होगी. द अल्टीमेट कंपोनेंट्स ऑफ द एटॉमिक प्रोपोजिशंस विल कॉरस्पॉन्ड टू वन ऑन वन विद एटॉमिक फैक्ट्स. कहने का मतलब जो भी सही प्रोपोजिशन होगी, सुगा के स्पीकिंग, देयर वुड बी एन एसोसिएटेड फैक्ट टू इट इन द रियल वर्ल्ड दैट आई एम एक्चुअली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक. असद हैज़ अ डीपी विद पाकिस्तानी फ्लैग इन इट. अब ये तो मॉलिक्यूलर है, अब उसको अगर डिवाइड करेंगे, असद हैज़ अ फ्लैग, इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट है, असद डज हैव अ फ्लैग, देन दैट फ्लैग इज पाकिस्तानी. ठीक, ये एटॉमिक फैक्ट हुआ इस मॉलिक्यूलर को जब हमने डिवाइड किया, एंड दैट इज एक्चुअली देयर. ठीक. तो अगर हम लैंग्वेज को ऐसे फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे, इन द आइडियल each atomic object will have its own individual simple symbol corresponding to it. The atoms of the world are symbols, things that are not further analyzable. उनको further अब आगे नहीं हम divide कर सकते. They are very short-lived, they are fleeting sense data. So the complexes they constitute, the facts are logical fictions constructed out of them. We are acquainted with atoms. Acquainted आपको पता होगा बर्टन रसल के लिए एक proper ये special term है. Everything else is known by description. ये वही है जो लॉक ने पहले बोला था. एक्वेंटेड मतलब वो सेंस एक्सपीरियंस भी जो आपको मिलता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो आप उसके साथ करते हैं, दैट्स अ डिस्क्रिप्शन. दैट वाज व्हाट वी नीडेड टू नो अबाउट रसल फ्रॉम दिस बुक ग्रेलिंग की. लेकिन इसमें ये जो चार चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछे अभी कि व्हाट इज़ लॉजिकल एटमिज्म, तो अभी आप शायद उसको अच्छे से बयान ना कर पाए, या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या थी रसल की, तो शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये स्टोरी फॉर्म में बताई इन्होंने ये कहानी. हम इनको अब एक एक करके 5-5 मिनट में हर एक चीज़ को फिर से देखते हैं. विल स्टार्ट विद लॉजिकल एटमिज्म होता क्या है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एलिमेंट्री रीडिंग, इंस्पेक्शनल रीडिंग कर ली रसल की, अब हम इसकी एनालिटिकल रीडिंग कर रहे हैं. एंड इंटरेस्टिंगली एनालिटिकल फिलॉसफी. ये जो लॉजिकल एटमिज्म का फ़लसफ़ा है, ये एनालिटिक फ़लसफ़े की सबसे पहली मेजर मेटाफिज़िकल थियरी है. ये रसल ने डेवलप की, और कहा जाता है विटगेनस्टीन ने भी इसका, उनका भी इसमें रोल है. कहा जाने का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ अ लाई. काफ़ी बुक्स ऐसे मेंशन नहीं करती, बस ये है. अदरवाइज आई थिंक इट इज़ ट्रू, मतलब जितना मेरा इल्म है. इनफैक्ट मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था, वहाँ इसको प्रेजेंट ही किया गया है, द थियरी ऑफ विटगेनस्टीन एंड रसल बोथ. खैर, लॉजिकल एटमिज्म हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए मेटाफिजिकल थियरी बेस्ड ऑन प्योर मैथमेटिकल लॉजिक, या इससे भी प्रिसाइजली बेस्ड ऑन प्रिंसिपिया मैथमेटिकल लॉजिक. ये एक थियरी है जिसके हिसाब से रियलिटी जो कायनात की है फाइनली इज बेस्ड ऑन एटॉमिक फैक्ट्स. और ये फ़लसफ़ा ये डेवलप हुआ इन रिस्पॉन्स टू हेगेलियन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म. वहाँ पे क्या था? एक था, देयर इज़ वन यूनिवर्स, देयर इज़ वन एब्सोल्यूट, देयर इज़ वन थिंग एज अ होल, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड इन रिलेशनशिप टू दैट वन. ये क्या कह रहे हैं? नो, एवरीथिंग इज सेपरेट, प्लूरल है दुनिया. सो इनके उनके हिसाब से जब तक कायनात को एक ना समझोगे, तब तक नहीं समझ पाओगे. ये क्या कह रहे हैं? जब तक कायनात को तोड़ोगे नहीं हिस्सों में, तब तक नहीं समझ पाओगे. उसका ऑपोजिट है. सो द वर्ल्ड एज ए होल कैन बी नोन ओनली व्हेन यू ब्रेक इट अप.
सो वो क्या कह रहे थे, यू हैव टू नो द होल फर्स्ट देन यू कैन एक्सप्लेन द पार्ट्स। हेगेलियन फलसफे में हमने वो देखा, ये कह रहे हैं यू हैव टू नो द पार्ट्स फर्स्ट टू एक्सप्लेन द होल। रसल का मानना था कि मैथमेटिकल लॉजिक फाइनली हमको एक ऐसा टूल देगा जिसपे ज़्यादा सवालात नहीं उठेंगे, रेजर शार्प टूल, जिससे हम इस कायनात को अच्छे से समझ पाएंगे और कोई सवाल भी नहीं उठेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ड्रिवन विद प्रिसीजन, नो वन एवर आस्क्स अ क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स। दिस वाज मैथमेटिकल एप्लीकेशन। क्या कहना चाह रहे हो, मैथमेटिकल एप्लीकेशन हम लैंग्वेज पे करेंगे। दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एटॉमिक प्रोपोजिशंस, जिससे हम दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या है एटॉमिक प्रोपोजिशन? एक प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब किसी चीज के बारे में कुछ प्रपोज करना, कुछ बोलना। दिस इज अ कप, दिस, इसके बारे में हमने क्या बोला, इज अ कप, प्रोपोजिशन। इर्तिजा इज टॉल, इर्तिजा के बारे में हमने क्या बोला, इज टॉल। वेदर इज ब्यूटीफुल, वेदर के बारे में हमने प्रपोज किया कि इट इज ब्यूटीफुल, दैट्स अ प्रोपोजिशन। तो एटॉमिक प्रोपोजिशन इज अ प्रोपोजिशन दैट इटसेल्फ हैज नो फर्दर पार्ट्स। इसको और फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर प्रोपोजिशंस में। ये सिंपल है, ये पार्टलेस है रसल के हिसाब से। इट इज़ द लास्ट रेसिड्यू ऑफ एनालिसिस, इससे नीचे आप इसको फर्दर प्रोपोजिशंस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे यही एग्जांपल, इर्तिजा इज स्पीकिंग, ये इससे फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते इनटू प्रोपोजिशंस। रसल का मानना था कि लॉजिकल एनालिसिस जब हम इस इररेड्यूसिबल एटॉमिक प्रोपोजिशन की करेगी, यही हमको बताएगी कायनात के बारे में हकीकतें। और अब जब ये एटॉमिक है ये दुनिया, क्योंकि स्टेटमेंट्स एटॉमिक हैं, इसका मतलब रियलिटी मस्ट बी प्लूरलिस्टिक, इट मस्ट बी एटोमिस्टिक इन नेचर। और हम इसको ग्रास्प कर सकते हैं बाय लॉजिकल एनालिसिस ऑफ दीज प्रोपोजिशंस। अब जब दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस आपस में लिंक हम करें, कैसे लिंक करेंगे? हमको कनेक्टिव्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे एंड है, और है, इफ़ है, देन है, इफ़ एंड देन है। अ, ये सब चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे, व्हाट वी गेट इज़ अ मॉलिक्यूलर फंक्शन या मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन। ये बेसिक नहीं है, बेसिक होता तो इसको एटॉमिक प्रोपोजिशन बोलते। और इसका ट्रुथ, पहले वाले का ट्रुथ क्या था? देयर मस्ट बी अ फैक्ट पैरेलल टू इट। सोली स्पीकिंग, देयर इज अ फैक्ट इन दिस यूनिवर्स वेयर आई एम सोल एंड आई एम स्पीकिंग। लेकिन मॉलिक्यूलर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फैक्ट नहीं होगा दुनिया में। It has to be broken into atomic propositions and its truth value would depend upon both. आपको याद आ रहा होगा जब एनालिटिक फिलॉसफी का हमने इंट्रोडक्शन दिया, वहाँ हमने वो कैलिफ ऑफ ईरान का एग्जांपल लिया, उसको फिर हमने जब ब्रेक किया, फिर हमने देखा दिक्कत कहाँ आ रही थी। सो इट्स ट्रूथ वुड एसेंशियली डिपेंड अपॉन जितने नंबर ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशन इसके अंदर हैं। एटॉमिक प्रोपोजिशंस हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म में होंगे। सोक्रेटिस इज मॉर्टल, यहाँ सोक्रेटिस सब्जेक्ट हैं, इज मॉर्टल इसका प्रेडिकेट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जब हम बोलें कि एटॉमिक प्रोपोजिशन सही है, इट इज ट्रू, then what is meant is this subject in the term refers to an individual object in the universe or more than an individual object, जो भी उसमें नंबर होगा, and predicate refers to वही either relation or the quality of the object। अब आप देख रहे होंगे कैसे रसल ने साबित कर दिया गॉड एग्जिस्ट्स, वो जो आर्ग्यूमेंट है वो वाला ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कैसे इस सेंटेंस से हम नहीं साबित कर सकते कि गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट्स। दिस वे एटॉमिक प्रोपोजिशंस गिव अस फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि दोनों के एसोसिएटेड फैक्ट होंगे। तो दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स दैट करस्पॉन्ड टू दीज एटॉमिक प्रोपोजिशंस। और इस वजह से अब आपको समझ आएगा बर्ट्रैंड रसल का वो मशहूर स्टेटमेंट, मैंने आपको हर एक जगह बोला है एक एक स्टेटमेंट फ़लसफ़े को याद रखने के लिए, मुज़्ज़ा ने कहा था याद रखने के लिए क्या करें, यहाँ आप ये स्टेटमेंट को याद रखें, लैंग्वेज इज़ द मिरर ऑफ द वर्ल्ड। टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, बर्कले का।
कॉगितो अर्गो सम, रेने का, डेकार्ट का, ऐसे ही यहाँ पे और भी मैंने आपको वक्त वक्त पे वो बताए हैं। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, यहाँ पे लैंग्वेज इज द मिरर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है लॉजिकल एटमिज्म का मेटाफिजिकल थियरी। अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन अगर करें हिगेलियन थॉट के साथ, तो यू मस्ट बी ऑलरेडी फीलिंग कि इसी के खिलाफ तो खड़े थे हीगल, यही नहीं करना है, जो आप पूरी बात कह रहे हैं यही नहीं करना है। तो उसमें हमने डिटेल में देखा कि इस फ़लसफ़े से क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो हेगेलियन फ़िलासफ़र्स इस मेथोडोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स अपॉन एनालिसिस दे सीज टू बी ओरिजिनली जो वो थे, एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स। वाइटनेस कहीं नहीं मिलती, ये वाइटनेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में मिलती है। जब आप इससे एब्स्ट्रैक्ट करते हो उस वाइटनेस को, कहीं फिर होती ही नहीं है। और वाइटनेस से फिर आप वाइट लिली को कैसे डिराइव करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड एज यूनिटी, अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिटी दे आर नॉट रियल, दे आर मेयर अपीयरेंसेस। रसल भी हमने कल सेशन में देखा, ही स्टार्टेड एज अ हेगेलियन, मोनिस्टिक आइडियलिज्म के ये मानने वाले थे, जो कहता है एसेंशियली द वर्ल्ड इज मेंटल और independent facts they cannot be understood in isolation, they have to be understood in relationship to the whole reality. लेकिन रसल ने later part of his life he rejected this monistic idealism, not only because it undermines mathematics, वो mathematics के मसले जो उससे पैदा हो रहे थे, but also because Russell was fully convinced that propositions were true since they correspond to individual facts alone. propositions का हक साबित ही ऐसे होता है कि इंडिविजुअल जिंदगी में, यूनिवर्स में कोई फैक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। मोरओवर, मोनिस्टिक आइडियलिज्म आल्सो मेक्स एनी फिलोसॉफिकल एनालिसिस इनटू इंटेलिजिबल, सिंपल और एटॉमिक एंटिटीज impossible, because one cannot understand the constituent element in isolation, but only after one sees how they fit into the world. Thus, finally, Russell ended with pluralistic realism. ये हो गया हमारा लॉजिकल एटमिज्म का फलसफा होता क्या है, ये है जो हमने अभी अभी देखा। दिस इज लॉजिकल एटमिज्म। नाउ द सेकंड थिंग, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ये भी बड़ा इजी है। ये रसल की एटॉमिक जो लॉजिकल एटमिज्म है उसमें ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरी। इनका मकसद है टू डिस्क्राइब वर्ल्ड कंप्लीटली बाय स्ट्रक्चर ऑफ आइडियली कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करोगे, उससे जो दुनिया हमारे पास सामने आएगी वही दुनिया हकीकी दुनिया है। ये जो इल्म है किसी भी चीज़ का, ये हमारे पास दो तरीके से आता है, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। आपको याद आ रहा होगा, ये हम इससे पहले कर चुके हैं इस किताब में, बट अब मैं इनको कंसोलिडेट करके आपको बता रहा हूँ। ये जो एक्वेंटेंस का नॉलेज है, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशनल नॉलेज है। ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ये क्या नॉलेज है, ये एक्वेंटेंस है, ये इमीडिएट है। सो समथिंग नोन डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटिंग नॉलेज, दिस इज नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। इसको रसल कहते हैं सेंस डेटा या प्लूरल सेंस डेटा। जो आपको डायरेक्टली पता चलता है वो सेंस डेटा है। दिस सेंस डेटा इज डायरेक्टली एप्रीहेंडेड बाय द परसीवर, एंड इसमें कोई रूम ऑफ एरर नहीं है, ठीक। एंड इंक्लूड सेंस डेटा ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी, सेल्फ एटसेट्रा, ये सारी चीजें। इट्स हार्ड डेटा बिकॉज इट इज बियॉन्ड डाउट, ठीक। नॉलेज लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वाला है, ये ऐसे इमीडिएट नहीं है, ये मीडिएट है। इट डिपेंड्स अपॉन सम प्रीवियस नॉलेज। Knowledge of external world is dependent on knowledge acquired by sense data plus this। जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है, अदरवाइज सेंस डेटा से सिर्फ आपको इसके कैरेक्टर्स वगैरह पता चलता है। आप देख रहे होंगे बर्कले, बिल्कुल बर्कले, 100% बर्कले। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कॉजेज ऑफ सेंस डेटा विच वी डायरेक्टली एक्सपीरियंस। ये लॉग भी कहते थे, लेकिन रसल के हिसाब से ऑल ऑब्जेक्ट्स आर लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंस डेटा।
ये खुद से हमको नहीं पता चलते, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विद सेंस डेटा। यहाँ पे देख रहे होंगे फिर से कांट को ही दूसरे लफ्जों में बयान कर दिया, जो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक कैटेगरी है सबस्टेंस की, कि हमारे पास जो ये सेंस डेटा आता है हम इसको स्पेस और टाइम में डालते हैं और फिर किसी सबस्टेंस पे उसको डाल देते हैं। ये जो फ़लसफ़ा है इनका लॉजिकल कंस्ट्रक्शन का, रसल इसको खुद भी और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स इवेंचुअली इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ़ सेंस डेटा को एक्सपीरियंस करते हैं, आप देखेंगे आप नहीं निकल पा रहे हैं आप कांट से आगे। देखिए अब कि अगर हम सिर्फ़ सेंस डेटा को एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज़ द कॉज़ ऑफ सेंस डेटा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फरेंस। And inference here is not a logical construction but merely a hypothesis. We can hypothesize कि ये चीज़ है कोई। ये वही मसले सब अब क्रिएट हो रहे हैं जो लॉक के सामने थे, जो बर्कले के सामने थे। मटेरियल सबस्टेंस को नहीं एक्सप्लेन आप कर पाएंगे और ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। ये हो गया हमारा लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। अब क्या बचा? फैक्ट्स और थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन हो ही गया आधा, बट कोई बात नहीं, करेंगे। और पहले फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स भी आप लगभग समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मसाइल पैदा होते हैं, वो हम अब कवर करेंगे। फैक्ट वही है, प्रपोजिशन क्या थी? सुल इज स्पीकिंग, फैक्ट इज आई एम एक्चुअली हियर। ये जो हो रहा है दुनिया में इस वक्त, ठीक, ये आप समझ गए होंगे व्हाट्स ए फैक्ट। बट हम इसमें कुछ जो मसाइल पैदा होते हैं उनको देखते हैं अब। रसल के हिसाब से पर्टिकुलर्स एसोसिएटेड विद क्वालिटी और रिलेशन इज ए फैक्ट। दैट मीन्स जो ज़ाहिरी दुनिया में फाइनली असली में है, देखो असली में तो कोई अल्फाज नहीं है ना, यू कॉल मी सुल, बट ऐसा कोई SULL नहीं है जो चल रहा होता है मार्केट में, जो बोल रहा होता है। असली में तो एक फ़र्द है, एक बॉडी है, देयर इज समवन एग्जिस्टिंग जिसका लैंग्वेज में कॉरस्पॉन्डेंस है सुल। वैसे ही स्पीकिंग जो मैं कर रहा हूँ, मैं देयर इज सम एक्ट हैपनिंग जिसका लैंग्वेज में कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट क्या है, उसको हम स्पीकिंग कहते हैं। तो रसल के हिसाब से क्वालिटी और रिलेशन जो है, सुल स्पीकिंग, ये पर्टिकुलर दुनिया में एक फैक्ट होता है एसोसिएटेड प्रोपोजिशन के। फैक्ट इज बेसिक ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एक है ये फैक्ट है। फैक्ट इज द बेसिक ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स प्रोपोजिशंस बिकम ट्रू और फॉल्स। जैसे सुल इज स्पीकिंग, सुल इज नॉट स्पीकिंग। अब ये वाला एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि आगे एग्जांपल देना है, फिर से इस पे थोड़ी सी बहस करनी है। इर्तिजा इज स्पीकिंग, ये मिसाल लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये भी प्रोपोजिशन है, सुल इज स्पीकिंग भी प्रोपोजिशन है। एक गलत है, एक सही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब हम देखते हैं, दुनिया में सुल इज एक्चुअली स्पीकिंग, सो देयर इज अ फैक्ट which attests that Sul is speaking. So this proposition became correct. ये वाला proposition that Irtiza is speaking, ये इसलिए incorrect हो गया क्योंकि जब हम दुनिया में देखते हैं Irtiza is actually not speaking. जाइए उस मिसाल पे, the caliph of Iran is wise. The caliph of Iran is wise. उसको जब हमने ब्रेक किया तो उसमें से एक atomic proposition क्या निकला था? That there is a caliph. मैं डिटेल में फिर से नहीं जा रहा, हमने जो वहाँ पे किया था, शायद अभी आगे आ जाए तो वो फिर से देख लेंगे, लेकिन वो है ही नहीं। देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग इन द दुनिया ऑफ कैलिफ ऑफ ईरान राइट नाउ। तो इस वजह से वो स्टेटमेंट हमारा ओवरऑल गलत हो गया। सो फैक्ट इज़ द बेसिक ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, जिसके हिसाब से प्रोपोजिशंस ट्रू या फॉल्स हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट ए फैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रोपोजिशन रियली एग्जिस्ट्स। इसको कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें मसाइल क्या पैदा होते हैं। हम ये फैक्ट्स को जब देखते हैं कायनात में जो है, हम देखते हैं कि हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स। लेट्स लुक एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स। मैंने अभी जो ये बोला, सुल इज नॉट स्पीकिंग, ये नेगेटिव फैक्ट होगा। सुल इज स्पीकिंग पॉजिटिव फैक्ट होगा। सो इट द पॉजिटिव फैक्ट डिटरमाइंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव प्रोपोजिशंस। सुल इज स्पीकिंग, इसका ट्रूथ वैल्यू
एक पॉजिटिव फैक्ट बताएगा। नेगेटिव फैक्ट, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई ट्रूथ फंक्शंस ऑफ नेगेटिव प्रोपोजिशन। सुल इज नॉट स्पीकिंग। If Sul is actually not speaking, then the fact has been established. अब ये वाला एग्जाम्पल मैंने इससे पहले क्यों नहीं लिया और आप शायद इसको ज़ाहिरी लेवल पे बड़े इजीली एक्सेप्ट कर लिए होंगे, यहाँ पे बड़ा मसला क्रिएट हुआ। सुल कैन बी स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग की एग्जिस्टेंस कायनात में है क्या? अगर आपने ये मान लिया 2 मिनट के लिए तो आपने बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। आपने अभाव की कैटेगरी को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स नथिंग इज ऑल्सो समथिंग। विटगेनस्टीन यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं रसल को इसी नेगेटिव फैक्ट्स के। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि देयर इज नो इविल बिकॉज इविल इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ गुड। तो वही हो गया कि नॉट बीइंग इज रिजेक्टेड, नॉन बीइंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये देखिए डायरेक्ट फलसफे का रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ क्या रिलेशन होता है। आपको याद होगा, अगर जो आप मेरे से अटेंड किए थे उस डिस्कशन को, आई एंड यूनिस वेयर वंस डिस्कसिंग दिस, जहाँ पे आई वाज आर्ग्यूइंग नो इविल हैज ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। तो विटगेनस्टीन इस पे रसल को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या कहते हैं विटगेनस्टीन? कहते हैं फैक्ट्स हैं क्या? आप अपनी डेफिनेशन को एक बार देखें ज़रा। आपने कहा फैक्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए क्वालिटी एटसेट्रा रिलेशन। नाउ ऑब्जेक्ट कैनॉट नॉट बी, ऑब्जेक्ट कैन ऑलवेज बी, ऑब्जेक्ट कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव फैक्ट्स आर नॉट पॉसिबल, अभाव इज नॉट पॉसिबल। हिंदी फ़लसफ़े में हमने अभाव पढ़ा था, तभी मैं अभाव के साथ इसको लिंक कर रहा हूँ, सो दैट आपको उसमें भी न्याय वैशेषिकों ने बोला था। तो विटगेनस्टीन के सामने भी तो मसला है ना कि ठीक है उस्ताद, मानी हमने आपकी बात, आप ही बताएं तो कैसे करें नेगेटिव प्रोपोजिशंस का ट्रुथ एस्टेब्लिश, कि सुल इज नॉट स्पीकिंग का ट्रुथ कैसे एस्टेब्लिश करें। सो विटगेनस्टीन से कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम नेगेटिव प्रोपोजिशंस को साबित कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, सुल इज नॉट स्पीकिंग, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय द पॉजिटिव फैक्ट ऑफ सुल इज स्पीकिंग। हो गया साबित की गलत है। सो दिस वॉल इज नॉट वाइट, दिस कैन बी वेरीफाइड बाय द पॉजिटिव फैक्ट दैट दिस वॉल इज एक्चुअली ग्रीन। हो गया उसका अभाव साबित, नॉट वाइट। सो समथिंग पॉजिटिव प्रूव्स। लेकिन ये मसला इतना इजी नहीं है हल करना। रसल कहते हैं ठीक है, मानी मैंने आपकी बात, ये तो आपने बड़ी चालाकी से मुझे एक मिसाल ऐसी दी थी जहाँ पे हल हो रहा था मसला। कहते हैं रसल अपने वर्ड्स में, इवन इफ वी वेरीफाई सो इन दिस मैनर, बोथ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट मीन द सेम। ये द वॉल इज नॉट वाइट एंड वॉल इज ग्रीन, दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट सेम। मोरओवर, इस मसले को कैसे हल करोगे? क्या मसला? सोक्रेटिस इज नॉट अलाइव, इसका कहाँ से लाओगे पॉजिटिव फैक्ट? इसको आप पॉजिटिव फैक्ट से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। तो इस वाले का कोई नेगेटिव फैक्ट ही होगा कायनात में। नेगेटिव फैक्ट क्या है कि सोक्रेटिस एक्चुअली नहीं है दुनिया में, so you will have to accept negative facts. So further Russell says that their denial is more irrational than their acceptance. मैं माना कि मुश्किलात पैदा हो रहे हैं मेरे एक्सेप्ट करने से, लेकिन डिनाइल से डबल द मुश्किलात। तो ये जो सोक्रेटिस इज नॉट अलाइव, इसकी ये फर्दर इसको डिस्क्राइब करते हैं रसल, एंड इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कहते हैं ये जो आपने बोला विटगेनस्टीन साहब, ये जो आप बोल रहे हैं ये आधे पे अप्लाई होगा। व्हेन यू हैव टू एस्टैब्लिश द फॉल्सिटी ऑफ ए स्टेटमेंट बट द ट्रूथ कैन नॉट बी एस्टैब्लिश थ्रू इट। एग्जाम्पल, यही स्टेटमेंट सोक्रेटिस इज नॉट अलाइव, इसको अगर फॉल्स साबित करना है तो जो आपने कहा हम उसको करेंगे। हम देखेंगे अगर रियल दुनिया में सोक्रेटिस इज अलाइव तो हमारा स्टेटमेंट का फॉल्सहुड तो एस्टैब्लिश हो गया, बट ट्रूथ, its truth can be proved only if we accept negative facts corresponding to this proposition.
अदरवाइज हम इसका ट्रूथ एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. सो द फॉल्सिटी कैन बी प्रूव्ड द मेथड यू आर टेलिंग मी, बट द ट्रूथ कैन नॉट बी प्रूव्ड ऑफ अ नेगेटिव प्रोपोजिशन. ये न्याय वैशेषिक का अभाव जैसा ही है ये बात. ये हो गया एक मसला. है मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होता फैक्ट्स के बारे में. अगला मसला मसला मतलब एक और कंसेप्ट है इसमें. हम फैक्ट्स को पर्टिकुलर और जनरल फैक्ट्स, जनरल के लिए कई किताबें यूनिवर्सल फैक्ट्स भी इस्तेमाल करती हैं. सो दे आर वन एंड द सेम थिंग. यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड जनरल फैक्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग. तो फैक्ट्स पर्टिकुलर हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं. फैक्ट्स लाइक रोज इज रेड, ये पर्टिकुलर फैक्ट है. ट्रूथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर फैक्ट्स. सुल इज स्पीकिंग, पर्टिकुलर फैक्ट है. ठीक. शिबा इज अ डॉक्टर, पर्टिकुलर फैक्ट है. ठीक. ये किसी एक चीज के साथ रिलेटेड है. लेकिन मसला आता है जब हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल. ये पर्टिकुलर नहीं है. ऑल मैन यूनिवर्सलाइज हो गया, ये जनरल हो गया. अब सो ट्रूथ ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस ये कैसे एस्टेब्लिश करें पर्टिकुलर के साथ. सोक्रेटिस इज मॉर्टल, मार के देखेंगे मर गया, ओके मॉर्टल है, एस्टेब्लिश हो गया ट्रूथ फैक्ट. सोक्रेटिस इज नॉट मॉर्टल, इसका भी हम कर सकते हैं कुछ. लेकिन ये ऑल मैन को कैसे करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फैक्ट है, यूनिवर्सल टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करें. अगला मसला ये है. रसल क्या कहते हैं, क्योंकि हम रसल को ही पढ़ रहे हैं. रसल एक्सेप्ट्स बोथ. वो पर्टिकुलर फैक्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट को भी. वो कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट भी एज ए होल एक एटॉमिक फैक्ट ही है. यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इनके हिसाब से कैन नॉट मेयरली बी द ट्रूथ फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस. कहने का मतलब आप एक एक मैन का वेरीफाई करेंगे, दिस मैन इज मॉडल, दिस मैन इज मॉडल, एंटायर ह्यूमैनिटी को आपने चेक किया, एवरी वन वॉज मॉडल, तो सम टोटल ऑफ ऑल इज ऑल ह्यूमैनिटी इज मॉडल, ऑल मैन आर मॉडल. ये कहते हैं नहीं, इट इज़ नॉट मेयरली दैट, बिकॉज आप ये कभी कर ही नहीं पाएंगे. लेकिन ये स्टेटमेंट आप तब भी यूज करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू परस्यूड फैक्ट्स यू कैन नेवर डू इट. ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू परस्यूड फैक्ट्स यू कैन नेवर एस्टैब्लिश द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ यूनिवर्सल. हेंस यूनिवर्सल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए वी मस्ट एक्सेप्ट यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस. No list can contain all the facts about all the particulars. Therefore, for the proposition all men are mortal, there must be a universal atomic fact existing somewhere. ये बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इस पे इख्तलाफ रखता है, अदरवाइज बोलने की ज़रूरत नहीं थी. कौन रखते हैं इख्तलाफ? विटगेनस्टाइन ही. विटगेनस्टाइन होल्ड्स के ये जो रसल हजरत ने बोला that there are universal facts, गलत बोला. there are no universal facts in the universe. हमारे पास जो भी इल्म है वो पर्टिकुलर का ही है. यूनिवर्सल proposition corresponding to universal fact is merely the truth function of the particular facts. कि जैसे यही all men are mortal, इसके corresponding universal fact है कि all men are mortal, ये रसल ने कहा. विटगेनस्टाइन कहते हैं कि no, all men are mortal is actually summation of all men, A B C D इर्तिज़ाज़ियान राष्ट्र सारा, ये सब को ऐड कर दिया पर्टिकुलर्स को, तो हमें ये हासिल हुआ. ये हो गया हमारा दूसरा मसला. यहाँ पे डिस्क्राइब हल नहीं हुआ, डिस्क्राइब हुआ. अब क्या बचा हमारे पास? थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन. थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं इसको 2 बार, लेकिन हम इस पे एक नज़र और मारते हैं. सिंबल को हम समझते हैं. इनकम्प्लीट सिंबल. रसल रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को मानते हैं. कहने का मतलब कि जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड, इट रेफर्स टू सम ऑब्जेक्ट. आपने कप बोला, देयर इज अ कप. कप वर्ड इसका कॉरस्पॉन्डिंग दुनिया में है. लैंग्वेज इज द मिरर ऑफ द यूनिवर्स.
लेकिन थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन दिखाती है कि हाउ थ्रू फॉल्टी यूज एंड एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज वी आर मिसलेड। अब वही वो गॉड एग्जिस्ट वाला एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। अब जो लोग नए हैं तो यू वुड हैव टू बेयर विद मी थोड़ा सा, लेकिन इफ़ यू कंसिस्टेंटली अटेंड दीज तो क्लियरिफाई हो जाता है। तो कहते हैं कि जब हम फॉल्टी यूज करते हैं लैंग्वेज का, वी आर मिसलेड बाय certain arguments into believing that something which is fictitious or non-existent is actually existing. The present king of France is wise. अगर आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, दोनों केस में यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ किंग इन फ्रांस। जैसे आपसे सवाल पूछे, चोरी करना छोड़ दिया क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, चोरी करना छोड़ दिया क्या? सारा ने अगर हाँ बोला दैट मीन्स चोरी करती थी। क्या उसने अगर ना बोला दैट मीन्स करती थी, अभी भी कर रही है। दोनों केस में आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ा जिसका ट्रुथ वैल्यू था 0, फॉल्स था वो। फॉल्टी यूज ऑफ लैंग्वेज। रसल दिखाते हैं कि जब आप सिंबॉलिक लॉजिक को अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज को बड़े खूबसूरती से सटीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये सारे स्टेटमेंट्स दे आर एक्चुअली फेलिशियस। इसके लिए वो एक थ्योरी प्रपोज करते हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट सिंबल। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप इसको डिटेल में पढ़ें क्योंकि बड़ा डिटेल्ड है। ये रसल अपने उरूज पे है अब, तो हम ऑब्वियसली बर्ड से व्यू कर रहे हैं। इसको डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी कहते हैं। कि ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कैसे एक सेंटेंस जो ग्रामर में तो सही है, इंग्लिश में इट इज़ राइट व्हेन यू से गॉड एग्जिस्ट्स फॉर एग्जांपल, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो लॉजिकल फॉर्म में, तो इसका आप बड़े अच्छे से दिखा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स गलत है। ये इनकम्प्लीट सिंबल्स क्या हैं? ये वो सिंबल्स हैं विच हैव नो मीनिंग इन आइसोलेशन बट ओनली इन सम कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैथमेटिक्स में आपको ये सिंबल बड़े इजीली दिखेंगे, ग्रामर में आपको नहीं दिखते इजीली। प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, प्लस का क्या है मतलब? कुछ भी नहीं है। जब तक इसको प्लेस आप ना करें 2 और 3 के बीच, तब तक इसका कोई सेंस नहीं है। 2 + 3 इसका कोई सेंस है। लॉजिक में भी आपको इजीली मिल जाएगा, ग्रेटर दैन, इम्प्लाइज, सबसेट ऑफ, यूनियन, ये सारी चीज़ें। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझे, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वापस उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं, गॉड एग्जिस्ट। हम इस एग्जाम्पल को इससे पहले 2 बार देख चुके हैं, आज इसको तीसरी बार देखेंगे एंड इंशाल्लाह जब हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन देखेंगे वहाँ पर ही डिटेल में होगा। गॉड एग्जिस्ट, हमने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की है कि कैसे इस स्टेटमेंट से हम साबित करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट्स। दिस प्रोपोजिशन में अपेयर ऑन द फेस ऑफ इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में। कोई गॉड है जिसके बारे में एग्जिस्टेंस का प्रेडिकेट ऐड हुआ है। हाउएवर, मसला यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। गॉड डज नॉट रियली रेफर टू एनीथिंग पर्टिकुलर, और वो इस सेंटेंस से क्लियर होता ही नहीं है। प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म में अगर इसी स्टेटमेंट को लिखे तो रसल कहते हैं यू आर, इसको जब डिवाइड आप करेंगे, आपको लगता है ये एटॉमिक प्रोपोजिशन है, एटॉमिक प्रोपोजिशन है ही नहीं, करें इसको डिवाइड। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ये कह रहा है क्योंकि इसमें पहले गॉड है, दैट मीन्स समथिंग, सो समथिंग एग्जिस्ट्स, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि ये कैपिटल जी है, यू आर सेइंग ओनली वन ऑफ दैट थिंग एग्जिस्ट्स। देन यू आर सेइंग थर्ड, इट इज अ repository of all positive qualities। ठीक, अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को अलग से देखें। सो व्हाट इज, हाउ शुड यू हैव एक्चुअली रिटन गॉड एग्जिस्ट? समथिंग एंड ओनली वन थिंग विच इज द repository ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज एग्जिस्ट्स। कहते हैं जब आप ऐसे करेंगे तो देन ऑल ऑफ अ सडन जो बलून गुब्बारा आपने इतना बड़ा बना दिया था फूट गया। ये स्टेटमेंट अब क्लियरली इनडिटर्मिनेट है, एम्बिगस है। समथिंग एग्जिस्ट्स, ये किसी भी चीज़ को रेफर नहीं करता। जब आप गॉड एग्जिस्ट कह दे तो आपके दिमाग में एक चीज़ होती है जो रियलिटी में है नहीं। समथिंग स्पीक्स, ये ऐसी बात हो गई, ये किसी चीज़ को रेफर नहीं करता। ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज किसी चीज़ को रेफर नहीं करता। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
Hence, such a statement is not an atomic proposition and therefore does not describe anything in the world. Molecular proposition नहीं describe करते दुनिया में किसी चीज़ को. कहते हैं ये सेम ऐसी बात है जो आप वो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, द प्रेजेंट कैलिफ ऑफ ईरान इज बेनेवोलेंट, ये सारी चीज़ें. जैसे ये प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? समथिंग इज द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, यहीं पे ये फेल हो गया बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस. Only one thing is the present king of France. Then that thing, which is the current king of France, is wise. Hence, we see that all the three constituent propositions are general, not atomic. Only atomic propositions can denote facts. तो इसीलिए ये phrases जो हैं, the present king of France या God, ये सारे definite descriptive phrases हैं. ये दुनिया में किसी चीज़ को रेफर नहीं करते. They are also called incomplete symbols क्योंकि as by themselves they refer to nothing in particular. On that note, we have finished our reading of Russell. इंशाल्लाह कल मोर को देखेंगे. अंग्रेजी वाला मोर, हिंदी वाला मोर नहीं.